वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 78। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने आपसे बोला था कि हम कोशिश करेंगे हर बुधवार के दिन आपको एक नया आस्क टीसीपी दिखाया जाए, लेकिन अभी बुधवार के दिन ही आपको एक आस्क टीसीपी दिखाया है और अभी बुधवार आया नहीं है। उसके पहले एक और आस्क टीसीपी आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। यह आस्क टीसीपी जो है वो है 78 और इस आस्क टीसीपी को हमने एक्चुअल में 77 वाले आस्क टीसीपी के साथ में ही शूट कर लिया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इस वजह से हमने आस्क टीसीपी 77 में कुछ सवालों के जवाब दे दिए थे और बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और जैसा आप पिछले वीडियो को अपना प्यार दे रहे हैं वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी ज़रूर देंगे। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आस्क टीसीपी 76 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों को शामिल कर रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। यदि आपने भी आस्क टीसीपी 76 में कोई कमेंट किया हो, कोई सवाल किया हो और आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला हो सकता है इस वाले आस्क टीसीपी में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आस्क टीसीपी 78। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है उड़ीसा से नसीम जी का। ये जानना चाहते हैं 4 आना 1835 विलियम किंग सिक्के की प्राइस। नसीम जी, 1835 1/4 रुपये का जो सिक्का है वह रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। यह सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे और दोनों ही मिंटों द्वारा ढाले गए यह सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस एक सिक्के की लगभग 5,000 रुपये चल रही है। अगला कमेंट आया है चंचल बालाजी का। यह लिखती हैं, सर जी सत श्री अकाल, मैं पहले लॉकडाउन से आपके वीडियो देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है। मैं कलेक्शन कर रही हूँ, अभी कोई रेयर कॉइन हाथ नहीं लगा। क्या करूँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या करूँ? चंचल बालाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द करेंसीपीडिया परिवार में। आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मैं भी कई सब्सक्राइबर से मिलना चाहता हूँ जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो अपने जीवन का इतना अनमोल समय देते हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, तो मैं भी मिलना चाहता हूँ और हम समय समय पर मीट एंड ग्रीट का आयोजन करते रहते हैं। मुंबई और बेंगलोर तो हमारा कई बार आना हुआ है और अहमदाबाद में भी हम गए हैं। मुझे पता नहीं है कि आप कौन से शहर में रहती हैं, उसके बावजूद भी मैंने आपका कमेंट शामिल किया है, तो इसलिए क्योंकि इसमें आपका कोई सवाल नहीं था, आप किसी सिक्के के बारे में जानना नहीं चाहती थी। यदि ये आपका सवाल होता और आपके शहर का नाम नहीं होता तो शायद मैं इस कमेंट को शामिल नहीं कर पाता, लेकिन मैं समझूंगा यह आपका एक प्यार भरा खत है, तो इसी वजह से मैंने इसे शामिल किया। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट से हमें भी प्रेरणा मिलती है और नए नए और रोचक वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने जब चाहा हम जरूर मिलेंगे आपसे, और आप चाहें तो द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइनिंग कर सकती हैं। आप जैसे ही ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगी उसके बाद हम आपको फ़ोन करेंगे, लेकिन एक निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने लोग भी द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग चैनल पर ज्वाइन बटन क्लिक कर रहे हैं, कृपया अपना फ़ोन नंबर हमें ज़रूर सेंड करें। आप चाहें तो हमारी मेल आईडी पर आपका नंबर भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको संपर्क नहीं कर सकते जब तक आपका नंबर हमें नहीं मिले। तो जितने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग पर ज्वाइनिंग की है और मेरी उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ज्वाइनिंग की और हमारी आपसे बात नहीं हुई तो हम आपसे संपर्क करेंगे। आप यदि अपना फ़ोन नंबर ना देना चाहें तो आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए, हम आपको मेल आईडी पर संपर्क करेंगे और आपसे आपका नंबर लेकर हमारे नंबर से आपको कॉल करेंगे। आज मैं आपको मेरा नंबर भी बता देता हूँ, पूरा नंबर नहीं बता रहा हूँ, पूरा नंबर तो मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो बना कर दूँगा। आप सभी लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फ़ोन नंबर है वो आप सभी के साथ हम शेयर कर लें, ताकि आप लोगों के साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, क्योंकि कई लोग अलग अलग नंबर देकर आप लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में हम आपको हमारा जो ओरिजिनल फ़ोन नंबर है वह पूरा नंबर 10 अंकों का आपको दे देंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहें, बहुत जल्द आपको हमारा नंबर हम जाहिर कर देंगे। वैसे तो हम पुराने वीडियोस में भी हमारा नंबर दे चुके हैं, लेकिन वो नंबर ढूंढना थोड़ा कठिन है। हम आपको बहुत ही आसानी से आपके सामने परोसेंगे हमारा नंबर। फिर भी आप हमारा नंबर के जो आखिरी 5 अंक हैं वो कृपया नोट कर लें, 77787। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा मोबाइल नंबर है जिसके आखिर के 5 अंक मैं आपको दे रहा हूँ, 77787। इसके अलावा यदि आपके पास किसी भी नंबर से फ़ोन आता है या कोई भी व्यक्ति दूसरा नंबर बताता है कि मैं राजज्ञानी बोल रहा हूँ या ये राजज्ञानी का फ़ोन नंबर है, तो वह सब फ्रॉड है, फेक है, गलत है। आप ऐसे लोगों के झांसे से बचें। मेरे मोबाइल के अंतिम 5 अंक हैं 77787। इसके आगे के अंक मैं आपको दूंगा आने वाले किसी वीडियो में, लेकिन ये अंक आप ज़रूर नोट कर लें, 77787। इसी नंबर से मेरा फ़ोन आपके पास आएगा। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मोहम्मद शरीक जी का, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। यह जानना चाहते हैं 5 रुपये कॉइन 2012 की वैल्यू। मोहम्मद शरीक जी, 5 रुपये 2012 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिनटों द्वारा ढाले गए थे। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा जारी किए गए सिक्के तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनकी कोई अधिक वैल्यू नहीं है। 5 रुपये वाले सिक्के की वैल्यू मात्र 5 रुपये ही है। लेकिन यदि आपके पास 2012 का नोएडा मिंट का सिक्का है तो ऐसे एक सिक्के की अधिकतम प्राइस चल रही है लगभग 25 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मोहम्मद कयूम खान जी का, वेस्ट बंगाल, मालदा से। ये जानना चाहते हैं 1 रुपये 1942 कोलकाता मिंट की वैल्यू। खान साहब और बाकी भी जो व्यक्ति यह वीडियो देख रहे हैं वह सब नोट कर लें, 1942 में मात्र मुंबई मिंट द्वारा सिक्के ढाले गए थे, वह भी 50% सिल्वर में। इनका वजन था 11.66 ग्राम और इसमें सिल्वर थी 50% और इसकी अधिकतम मार्केट प्राइस 300 से 500 रुपये तक चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आसाम से प्रणब मेहंदी सर का। ये जानना चाहते हैं 1993 कलकत्ता मिंट 50 पैसे कॉइन की आज की डेट में क्या वैल्यू चल रही है। प्रणब सर, 50 पैसे 1993 कलकत्ता मिंट आज की तारीख में मार्केट वैल्यू चल रही है लगभग 100 रुपये एक सिक्के की। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मुकेश अग्रवाल जी का, मध्य प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं 1939 का 1 रुपये का सिल्वर कॉइन काफ़ी महंगा है, तो उसका 1/4 सिल्वर कॉइन कितने का होगा? क्या यह भी महंगा है? कृपया बताएं, धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल जी, 1939 1/4 रुपये सिल्वर का जिसका वजन था 2.91 ग्राम और इसकी साइज थी 19 mm, यह कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है जो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा ढाला गया था। यह महंगा नहीं है, इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 400 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अब्दुल सलाम जी का, गुजरात से। ये जानना चाहते हैं 25 पैसे 1982 दिल्ली एशियन गेम कॉइन की प्राइस। अब्दुल जी, दिल्ली एशियन गेम्स 1982 25 पैसा कॉइन बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिनटों में ढाला गया था। बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हैदराबाद का यह सिक्का रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। और 25 पैसे एशियन गेम हैदराबाद वाले, मतलब जो
मिंट मार्क होता है, सिक्के के नीचे जो सन लिखा हुआ है, सन के नीचे जो मिंट मार्क है वहाँ पे यदि स्टार मिंट मार्क है तो वह हैदराबाद का मिंट मार्क होता है। और ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 3000 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आसाम से इचितेबे जी का। ये जानना चाहते हैं 1 रुपी 1985 इंटरनेशनल यूथ ईयर हैदराबाद मिंट की प्राइस। सर 1985 1 रुपीस इंटरनेशनल यूथ ईयर कॉइन बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे, लेकिन हैदराबाद में इन कॉइन की मिंटिंग काफ़ी कम हुई थी। इसी वजह से ऐसे सिक्कों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 10,000 से 50,000, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जूनागढ़ गुजरात से आशियाना जी का। ये जानना चाहती है 50 पैसे 1969, 70 और 71 रुपये के आधे भाग कॉइन की प्राइस। रुपये का आधा भाग 50 पैसे 1969, 70 या 71 किसी भी सन का सिक्का हो, यह सभी कॉमन सिक्के हैं और इनकी अधिकतम मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपये से 50 रुपये तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है सरजू अहमद जी का आसाम से। ये लिखते हैं मैं पहले भी कुछ सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। आशा करता हूँ इस बार जवाब ज़रूर मिलेगा। सर जी मेरा सवाल है, मेरे पास 500 से लेकर 10 रुपये का 50-60 पीस स्टार नोट है, मैं वो सब कहाँ बेचूं, कृपा करके बताइएगा। सरजू अहमद जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बार पुनः मैं बता दूं कि स्टार नोट और फैंसी नंबर नोट 786 के नोट जो होते हैं वो बहुत आसानी से नहीं बिकते हैं और यदि आप यूज्ड स्टार नोट एग्जीबिशन में भी लेके आएंगे तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। स्टार नोट वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टार नोट हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत कम छपते हैं। जो भी स्टार नोट बहुत ज़्यादा संख्या में छपते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। जो क्वांटिटी में स्टार नोट छपते हैं, जिस इंसेट और प्रीफिक्स में स्टार नोट की भरमार होती है, उस इंसेट और प्रीफिक्स के स्टार नोट आपको यूएनसी कंडीशन में 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये ऊपर में एक नोट मिल जाता है। तो इस वजह से जो आपके यूज्ड स्टार नोट होते हैं, मतलब जो आप चलन में से स्टार नोट इकट्ठे करते हैं, बहुत आसानी से नहीं बिकते हैं, वो आपके कलेक्शन के लिए होते हैं। आप अलग अलग इंसेट, अलग अलग प्रीफिक्स और अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट इकट्ठे करें, इससे आपके पास कलेक्शन भी हो जाएगा और आपकी पूंजी भी इकट्ठी होगी, आपकी बचत भी होगी और उन्हें देखकर आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन यदि आप हर एक नोट को बेचने का सोचेंगे कि यार कोई सा भी नोट आया, स्टार नोट है या 786 है या फैंसी नंबर है, मैं इसको बेचूं और लखपति या करोड़पति हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। हर नोट लाखों और करोड़ों का नहीं होता है। बहुत सारे नोट हैं जो लाखों और करोड़ों के होते हैं, सच में होते हैं, बिकते भी हैं। लेकिन जब तक आप लोग यह नहीं समझेंगे कि कौन सा नोट बिकेगा, कौन सा वैल्यूएबल है, कौन सी कम संख्या में छपे हैं, किन की मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तब तक आप भटकते रहेंगे और बेचने की कोशिश करेंगे तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया पहले आप नॉलेज को इकट्ठा करें, कलेक्शन को बनाएं, कलेक्शन को बढ़ाएं और जब बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन से नोट बिकेंगे और कौन से नोट आपके कलेक्शन के लिए हैं। यदि आप बहुत सारे नोट इकट्ठे करेंगे, उनको व्यवस्थित कलेक्ट करेंगे, उनका एल्बम बनाएंगे और जब आप उनको देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उन नोटों की असली कीमत क्या है। एक होती है मार्केट प्राइस और एक होती है आपकी कीमत। क्या आप अपने किसी बहुत ही प्यारी चीज़ या प्यारे व्यक्ति को मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मिलेगी आपको। कुछ चीज़ें तो आपके जीवन में ऐसी होगी ना जो आपके लिए अनमोल होगी, मतलब आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारी होगी, ज़्यादा कीमती होगी। लेकिन क्या आप उन्हें मार्केट में बेचने जाएंगे तो बिक जाएगी? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें आपके लिए होती है, वो सिर्फ आपकी होती है।
जब आप कलेक्शन आपका खुद का होगा, आपको उससे लगाव होगा, आप उसमें कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, उसके बाद एक्चुअल में आपको मालूम पड़ेगा कि कलेक्शन क्या होता है। और जब आपको उनसे प्यार हो जाएगा ना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपको अपना कलेक्शन बेचने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। आप अपने कलेक्शन को देख के हमेशा आनंदित रहेंगे और सुखद अनुभूति का एहसास करेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे पहले एक अच्छे कलेक्टर बने और बार बार ये मत सोचें कि कितने में बिकेगा। हाँ, आपके पास ऐसा कोई सिक्का या नोट आ जाए जिसकी कीमत 10,000 से 20,000 से या 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, उसे आप बेचने की कोशिश करें या उसे आप बेचने के बारे में सोचें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आपको करना चाहिए। यदि आप लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आपके लिए 10-20,000 50,000 रुपये एक बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन यदि आपने जनरल सर्कुलेशन में से, मार्केट में से 10 रुपये 20 रुपये का कोई नोट, स्टार नोट या फैंसी नंबर नोट या 786 का नोट आपने डेली के यूज में से, डेली के खर्चे में से बचाया है, जिसमें आपको 10 रुपये का स्टार नोट या फैंसी नंबर का नोट मिल गया और आपके पास 25-50 नोट इकट्ठे हो गए और आप सोचें कि मैं इसे बेच के लखपति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आसानी से ऐसे नोट नहीं बिकते हैं। आप कलेक्शन करें, सबसे पहले तो एक अच्छे कलेक्टर बने, उसके बाद में फिर आप सोचें कि इनका क्या करना है। और रहा सवाल आपके सवाल के जवाब का कि आपके पास जो नोट है उनका क्या करें, तो आप इतना करें कि आप एक बार चेक कर लें कि आपके पास कोई ऐसा रेयर नोट तो नहीं है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो फिर आप चाहें तो इन सभी नोटों को आप खर्च कर दें। पर मेरा सजेशन यही है कि आप एक एक इंसेट और एक एक प्रीफिक्स का नोट ज़रूर अपने कलेक्शन में रखें, और बाकी यदि आपके पास एक से ज़्यादा है तो अपने आसपास में किसी कलेक्टर को दें। आप एक्सचेंज कर लें उनके साथ किसी दूसरे नोटों के साथ जो आपके कलेक्शन में नहीं हो, या फिर आप उस पर 5 रुपये 10 रुपये जो ऊपर मिले उतने रुपये ऊपर लेकर आप उसे आसपास में लोकल मार्केट में ही बेचें, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है कांडला बिहार से बाबू लोहार जी का। ये जानना चाहते हैं, मेरे पास एक नोट 200 का जिसका सीरियल नंबर 444444 और एक नोट 10 रुपये का जिसका सीरियल नंबर 888888 है, इनकी मार्केट प्राइस क्या है, प्लीज़ सर जवाब दें। बाबू सर, जितने भी फैंसी नंबर के नोट होते हैं उनकी फिक्स मार्केट प्राइस नहीं होती है। यदि इसका पूरा सेट होता है 111 222 333 444 5 6 7 8 9 ऐसे, तो पूरा सेट होता है, तो आजकल ऐसे सेट मार्केट में मिलते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं, यूएनसी कंडीशन में मिल जाते हैं और वाजिब रेट में मिल जाते हैं। आपके चलन में से जो इस तरीके के नोट आप इकट्ठे करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मार्केट में नहीं होती है, क्योंकि आजकल हर एक कलेक्टर अच्छी कंडीशन का नोट या अच्छी कंडीशन का सिक्का अपने कलेक्शन में रखना पसंद करता है। इस तरीके के नोट आप अपने लोकल मार्केट में आसपास में बेचने का प्रयास करें या किसी ऐसे कलेक्टर के साथ एक्सचेंज करने का प्रयास करें जिसको इस नोट की ज़रूरत हो और आपको वह इसके अच्छे पैसे या बदले में कोई अच्छा नोट या अच्छा सिक्का आपको दे सकता है जो आपके कलेक्शन में ज़रूरत हो। रहा सवाल इनकी कीमत का, तो आप मान लें कि एक नोट पे आपको 100-200 रुपये ऊपर मिल जाए तो अच्छी बात है, आप इस रेट में ऐसे नोट को बेच सकते हैं। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जोधपुर राजस्थान से आमिर हुसैन जी का। ये लिखते हैं, मेरे कलेक्शन में एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है जो 1938 हाफ रुपी जॉर्ज 6 का OMS कॉइन है जो पूरे ब्रास मेटल में है और 100% ओरिजिनल कॉइन है। इसकी क्या वैल्यू है, प्लीज़ बताएं। आमिर हुसैन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने लिखा है कि आपके पास जो OMS कॉइन है वो 100% ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मेरी सलाह है आप सबसे पहले उस कॉइन की ग्रेडिंग करवा लें, और ग्रेडिंग कराने के बाद यदि ग्रेडिंग वाले लिख देते हैं कि यह कॉइन ओरिजिनल है तो उसके बाद आप किसी ऑक्शन हाउस में संपर्क करें तो आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। लेकिन जब तक इसकी ग्रेडिंग नहीं हो जाती तब तक हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते कि यह ओरिजिनल कॉइन है या डुप्लीकेट कॉइन है। इस वजह से मेरी सलाह है आप सबसे पहले इसकी ग्रेडिंग करवाएं, और जैसे ही ग्रेडिंग वाला बोल दे कि ओरिजिनल कॉइन है आप
ऑक्शन हाउस में संपर्क करें। बॉम्बे ऑक्शन, मरुधर आर्ट्स, टोडीवाला ऑक्शन, फॉल्कन ऑक्शंस, ऐसे बहुत से ऑक्शन हाउस हैं जहाँ पे इस तरीके के सिक्कों की नीलामी काफ़ी ऊंची बोली पर होती है। और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको इसके काफ़ी अच्छे दाम मिलने की संभावना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला सवाल लोकेश कुमार वर्मा जी का जबलपुर से। यह लिखते हैं, क्या बैंक कटे फटे नोट बदलती है क्या? क्योंकि मैं एक बार बैंक में नोट बदलने के लिए गया था, उन्होंने वापस नहीं किया और बोला कि मेरे पास खुद रखे हुए हैं, वह आरबीआई वापस नहीं ले रही है। मैंने उनसे यह बताया कि आरबीआई ने निर्देश दे रखा है कि कटे फटे नोट वापस करना है, फिर भी वापस नहीं किया। क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? थैंक्स। लोकेश वर्मा जी, बैंक कटे फटे नोट वापस लेती है, लेकिन कई शहरों में सिर्फ करेंसी चेस्ट ब्रांच में ही कटे फटे नोट बदलने की सुविधा रहती है। लेकिन आपके शहर में यदि करेंसी चेस्ट वाले भी मना करते हैं तो आप ज़रूर इस पर एक्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो आरबीआई को मेल कर सकते हैं, उन्हें पत्र लिख सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसी घटना घटी थी कि जब बैंक ने सिक्के लेने से मना किया था। मैं 6th क्लास में पढ़ता था और मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि हमसे बैंक सिक्के जमा नहीं कर रही है। और उस वक्त बैंक मैनेजर खुद हमारे घर चल के आए थे, हमसे माफ़ी मांगी थी और हमारे सिक्के घर से ले गए थे और हमारे बैंक में उसने जमा किए थे। तो एक्शन लेने से ज़रूर उस पर असर होता है। आप देखिए कि आप इस पर किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आप एक्शन ले सकते हैं और आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। किसी भी तरह की यदि आपको परेशानी आती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर मैनेजर से बात करें। यदि मैनेजर भी आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप इसे लिखित में दे दें कि वह कटे फटे नोट नहीं बदलेंगे, और वह लिखा हुआ लेटर आप मुझ तक पहुँचाएँ तो ज़रूर हम आपकी इसमें किसी तरह की मदद कर पाएंगे। लाटरी द्वारा अगला सवाल मुंबई से सुनील शाह जी का। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा और साथ में ही उन सबसे भी निवेदन करूँगा जो यह वीडियो देख रहे हैं वह सभी भी इस जवाब को ध्यान से सुने, समझें और महसूस करें। आप सभी लोग जो भी कलेक्शन करते हैं उसमें 2 तरह का कलेक्शन होता है। इन्होंने जो सवाल लिखा है उसका मतलब यह है कि यह जानना चाहते हैं कि जो कलेक्शन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाए। मतलब वो कॉइन में करें, नोट में करें, ब्रिटिश कॉइन में करें, रिपब्लिक में करें, प्रिंसली स्टेट में करें, या एंशेंट में करें, मुगल कॉइन में करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, काय में करें। तो आप सभी लोग जो भी कलेक्शन कर रहे हैं उन सभी से तो मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप देखें कि आपको कौन सा कॉइन अट्रैक्ट करता है, कौन सा कॉइन आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके के कॉइन्स में आपकी रुचि है। क्या आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास कॉइन रखना पसंद करेंगे या बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले कॉइन रखना पसंद करेंगे? आप बहुत ज़्यादा महंगे कलेक्शन में जाना चाहेंगे या एक कॉमन कलेक्शन रोज़मर्रा में जब आप उठते बैठते हैं, कुछ खर्च करते हैं, वहाँ से आपको रिटर्न पैसा मिलता है, तो जो रिटर्न नोट और सिक्के मिलते हैं उसमें से आप कलेक्शन करना चाहेंगे? यह आपकी हॉबी के ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का या कितना महंगा कलेक्शन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत पैसे वाले हों, बहुत रिच हों और आप ऐसी चिल्लर इकट्ठा नहीं करना चाहेंगे कि जो सब्जी वाला, दूध वाला, किराने वाला आपको वापस दे रहा है, आप उसमें से सिक्के लें, फिर उसको छाँटें और अलग अलग करें। तो हो सकता है आपके इंटरेस्ट का वह काम नहीं हो। तब आपको सिल्वर कॉइन में, ब्रिटिश कॉइन में या गोल्ड कॉइन में जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा है कि आप एक लोअर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं, या आपके घर में जितनी कमाई है उतना खर्चा हो जाता है, बचत बिल्कुल नहीं होती है, तब आप ऐसा कलेक्शन करें कि जो दूध वाला, सब्जी वाला या किराने वाला आपको चिल्लर वापस दे रहा है, नोट वापस दे रहा है, तो वो जो छुट्टे पैसे आपको वापस मिल रहे हैं उन छुट्टे पैसों में से आप अपने मतलब के सिक्के अलग कर लें कि एक नोएडा मिंट का हो गया, मुंबई मिंट का हो गया, कलकत्ता का हो गया, हैदराबाद मिंट का हो गया, ईयर वाइज हो गया, मिंट वाइज हो गया, अलग अलग डिनोमिनेशन का हो गया।
इस तरीके से आपकी बचत भी होती जाएगी, आपका कलेक्शन भी होता जाएगा। लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है ब्रिटिश एरा में, तो आप सिर्फ ब्रिटिश कॉइन को इकट्ठा करें। उसमें भी आप कोशिश करें कि पहले एक डिनोमिनेशन पूरा करें। आपने ब्रिटिश का 1 रुपये पकड़ा है तो 1 रुपये का 1835 से लेकर सभी सिक्के आपके एल्बम में नहीं आ जाएं, तब तक आप किसी दूसरे सिक्के पे टर्न ना हो। यदि आपके पास 1 रुपये के सिक्के का कलेक्शन पूरा हो जाए, फिर आप 50 पैसे पे जाएं, 25 पैसे पे जाएं, 2 आने पे जाएं। इस तरीके से आप अपने कलेक्शन को पूरा करते हुए चलें। या फिर आपको इंटरेस्ट हो कि मेरे पास जो भी सिक्का आएगा सब तरह का कलेक्शन है, तो आप ब्रिटिश भी कर लें, गोल्ड भी कर लें, सिल्वर भी कर लें, कॉपर निकल भी कर लें, रिपब्लिक भी कर लें। तो ये डिपेंड करता है आपकी रुचि पे। जैसे मैं हूँ तो मैं सभी इकट्ठा करता हूँ। मतलब मेरे पास प्लास्टिक का कॉइन भी है, कागज़ का भी है, कांच का सिक्का भी है, सोने का भी है, लोहे का भी है, चांदी का है, पीतल का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर निकल का है। मतलब हर मेटल में, हर डिनोमिनेशन में, हर देश में, हर एरा का मेरे पास ब्रिटिश कॉइन भी है, मेरे पास मुगल कॉइन भी है, मेरे पास एंशिएंट कॉइन भी है, मेरे पास रिपब्लिक कॉइन भी है, मेरे पास देश के सिक्के भी है, मेरे पास विदेश के सिक्के भी है, मेरे पास उन देशों के सिक्के भी है जो देश ख़त्म हो गए, मर्ज हो गए किसी दूसरे देश के साथ में, वो सारे सिक्के भी हैं मेरे पास। जो डीमोनेटाइज हो गए नोट, वो नोट भी हैं, फिर वो भारत के हों या दूसरी देशों के हों। अब मैं तो इसलिए इकट्ठे करता हूँ क्योंकि मुझे हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना रहते हैं और मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अलग अलग नोटों और सिक्कों के बारे में बताऊँ, ताकि जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट हो वह कलेक्शन पूरा करे। लेकिन आप लोग जो यूट्यूबर नहीं हैं और जो सिर्फ कलेक्टर हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप एक थीम पकड़ें। आप शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, सबसे महंगे सिक्कों से या सबसे सस्ते सिक्कों से, वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पर। तो आप अपनी परिस्थिति अनुसार कलेक्शन शुरू करें और कोशिश करें कि जो कलेक्शन आप शुरू कर रहे हैं उस कलेक्शन को पूरा करें। जैसे मान लो आपने रिपब्लिक कॉइन शुरू किया, तो रिपब्लिक कॉइन में जो जनरल सर्कुलेशन का जो एल्बम रहता है, उसमें यदि 1970 का 1 रुपया 7,000 रुपये का है, तो वो रुपया भी आपके कलेक्शन में होना चाहिए। यदि आप स्मारक सिक्कों का सेट इकट्ठा कर रहे हैं, तो यदि क्राफ्ट साइंस 25,000 रुपये का हो गया है 5 रुपये वाला सिक्का, तो क्राफ्ट साइंस का सिक्का आपके कलेक्शन में होना चाहिए। इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का यदि 50,000 रुपये का है, तो वो 1 रुपये वाला सिक्का आपके कलेक्शन में हैदराबाद मिंट का भी होना चाहिए, यदि आप मिंट वाइज कर रहे हैं तो। और यदि आप मिंट वाइज नहीं कर रहे हैं तो आप थीम वाइज कर रहे हैं, तो जो भी रिपब्लिक कॉइन में कमेमोरेटिव कॉइन निकले वो हर एक सिक्का आपके कलेक्शन में होना चाहिए, ताकि आपका कलेक्शन पूर्ण हो जाए। क्योंकि पूर्ण की जो अनुभूति है वो बहुत ही मस्त होती है, बहुत ही आनंददायक होती है। पूर्णाहुति, कोई भी यज्ञ करते हैं तो पूर्णाहुति होती है, उसी तरीके से यह भी एक यज्ञ है। तो जब आप यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे तभी आपको आनंद आएगा, तभी आपका जीवन सफल माना जाता है। आपका कलेक्शन तभी सफल माना जाएगा जब आप उसको पूरा करेंगे। तो यदि अभी भी आपके पास बहुत से अलग अलग हैं कि इसमें ये सिक्का नहीं है, उसमें वो नहीं है, 5 सिक्के ये हैं, 10 वो हैं, 20 वो हैं, तो आप उन सब सिक्कों को एक्सचेंज कर लें किसी ऐसे कलेक्शन के साथ में जिस कलेक्शन में आपकी रुचि हो। आप एक कंप्लीट एल्बम बनाएं, आपकी एक थीम पकड़ें और जब एक एल्बम कंप्लीट हो जाए तब दूसरे पे शिफ्ट हो। यही मेरा सुझाव है आप सभी दर्शकों से, आप सभी कलेक्टरों से और जिन्होंने सवाल किया था उनसे, कि आप अलग अलग जगह न भटकें, क्योंकि इससे आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं होगी और आपका नाम नहीं होगा। यदि आप एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो आपका नाम होगा, आप ऊंचाइयों को छुएंगे और आपको एक अच्छे कलेक्टर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तो मुझे आशा है इस सवाल के जवाब से आप में से कई लोगों को यह समझ में आया होगा कि उन्हें किस तरीके से कलेक्शन में आगे बढ़ना है और किस तरीके का कलेक्शन करना है। तो यदि आपको यह जवाब अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और हम दिल से काम करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप लोगों के कमेंट आएँ और हमें पता चले कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है, ताकि हम उस गलती को सुधारें। क्योंकि हमारा टाइम भी ख़राब ना हो, आपका भी समय बर्बाद ना हो, इस वजह से हम हमेशा अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है।
दोस्तों यह था आस्क टीसीपी 78। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द आपके सामने आस्क टीसीपी 79 प्रस्तुत करने का, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको आस्क टीसीपी 79 अगले बुधवार को ही दिखा दें, और समय भी लगभग हम शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, और आपको आस्क टीसीपी की यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपके कमेंट से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि आपको आस्क टीसीपी की यह सीरीज अच्छी लगती है, हमेशा की पसंदीदा सीरीज आपकी है। तो अब हम भी कोशिश करेंगे कि आपको आस्क टीसीपी के वीडियो हफ्ते में एक बार जरूर देखने को मिले। और आपके मन में भी यदि कोई सवाल हो तो सबसे पहला निवेदन तो यही है कि आप सबसे पहले द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देख लें, और उसके बाद में भी यदि आपको आपके सवाल का जवाब न मिले तो स्वागत है आपका, लिख भेजिए आप #AskTCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम और पूरा सवाल। लेकिन एक निवेदन है, आप हमेशा याद रखें, जब भी आप आपके सवाल को लिखें तो लेटेस्ट वाले आस्क टीसीपी में लिखें। कल तक आस्क टीसीपी 77 लेटेस्ट था, जो सवाल उसमें आए थे वो सवाल हम अगले आस्क टीसीपी 79 में शामिल करेंगे, और इस वाले वीडियो के सवाल भी हम आस्क टीसीपी 79 में शामिल करेंगे। तो आप फटाफट लिख भेजें आपके सवाल, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।